हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, इस वीडियो में हम लोग करने वाले पूरे के पूरे चैप्टर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस एडजुडिकेशन और स्पेशल कोड का पूरा रिवीजन। ये चैप्टर वैसे तो बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नहीं, पर आता है तो कभी कभी 2 या 3 नंबर का आ जाता है। तो मैं आप लोगों को पूरा रिवीजन करवाऊंगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है, हम लोगों को बिल्कुल भी टाइम एफर्ट कुछ भी नहीं लगेगा, एकदम आराम से एकदम स्मूथ तरीके से खत्म हो जाएगा। बस आप मुझसे एक वादा कीजिए कि अगर आप ये लेक्चर अभी शुरू किए तो जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आप तशरीफ बिठा करके रखिएगा और पूरा चैप्टर खत्म करके ही जाइएगा। सर, सबसे पहले शुरू करते हैं, कुछ कॉमन टर्म्स पढ़ते हैं। व्हाट आर सम कॉमन टर्म्स दैट वी हैव टू स्टडी। सबसे पहले ऑफेंस मतलब क्या होता है। अच्छा, अब ये हमको बताएंगे ऑफेंस मतलब क्या होता है। ऑफेंस मतलब बेसिकली कुछ भी तुम लोग एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में करो उसको ऑफेंस माना जाता है। और ऑफेंस का पनिशमेंट क्या होता है, पेनल्टी होता है। सर, पेनल्टीज कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के पेनल्टीज होते हैं। या तो आप पे फाइन लगा देंगे, या फिर आपको जेल भेज देंगे, या फाइन या जेल लगा देंगे, या फाइन और जेल और बोथ हो जाएगा, या फिर फाइन एंड जेल हो जाएगा। ये 5 चीजें आपके पेनल्टीज में आता है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस की बात करो, देखो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस मतलब क्या। वो ऑफेंसेस जहां पे दो पार्टी, एक जिसने केस मारा और एक जिसपे केस मारा, तो ये दोनों पार्टीज मिलकर के क्या कर लेंगे, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस। जहां कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता उसको क्या कहते हैं, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। पर सर, हमको हालांकि पता है कि कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब क्या होता है। कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब वो ऑफेंस होता है जहां पे आप जाकर के फाइन, जेल के जगह आप फाइन मांग सकते हो। क्या बोला मैंने, जहां पे आप जाकर के जेल की जगह फाइन मांग सकते हो। जैसे कि सर, ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है। इम्प्रिजनमेंट ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है। इम्प्रिजनमेंट और फाइन जो है ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। सर, इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बहुत कंपाउंडेबल ऑफेंस है, और ये वापस से कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है। उसके बाद से मैंने क्या कहा, कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब कहा, जहां अरेस्ट हो सकता है बिना वारंट के, जहां अरेस्ट हो सकता है बिना वारंट के। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब क्या, जहां अरेस्ट करने के लिए वारंट तो लगेगा ही लगेगा। पुलिस विदाउट एनी वारंट हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट। ठीक है सर, ये बेसिक डेफिनेशन हो गया। अब मेरे को ये बताओ, व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू सेक्शन 435। सर, 435 क्या कहते हैं, स्पेशल कोड बनाएंगे। हमने बतेरे बना रखे हैं स्पेशल कोड, पीएमएलए में, सेबी में, हर जगह बना रखा है। सर, स्पेशल कोड क्या होता है। स्पेशल कोड का प्रोविजन ये है कि कंपनीज एक्ट के अंदर स्पीडी ट्रायल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक स्पेशल कोड बनाएगा। क्या बनाएगा, स्पेशल कोड बनाएगा फॉर द स्पीडी ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस। सर सुनो ना, स्पेशल कोर्ट में कौन बैठेगा, मेरे को एक बात बताओ। सर, स्पेशल कोर्ट में कौन बैठेगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर 2 साल या उससे ज्यादा जेल की बात है, मतलब बड़ी बात है, तो अगर बड़ी बात है ना, तो स्पेशल कोर्ट में कौन बैठेगा आपका, या तो सिंगल जज बैठेगा जो ऑफिस ऑफ सेशन होल्ड करता है, या फिर एडिशनल सेशन जज। तो सेशन जज या एडिशनल सेशन जज बैठेगा। पर सर, अगर उसके अलावा बात है, कोई छोटी मोटी बात है, छोटे मोटे इंप्रिजनमेंट होने वाले, तो सेशन जज तक जाने की जरूरत नहीं है। आप किससे काम चला लोगे, मेट्रोपॉलिटन या जुडिशियल मजिस्ट्रेट से काम चला लोगे। किससे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट से। हमने क्लास में पूरा चार्ट बनाया था सर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सेशन के बाद 2 कोर्ट स्प्लिट होता है, फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट आता है। वो चार्ट एक बार देख लेना। पर दोस्तों, मैंने क्या कहा, ये दो लोग आपके स्पेशल कोर्ट में आते हैं, पर ये दो लोगों को अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। पर सर, सेंट्रल गवर्नमेंट को जज के बारे में क्या पता, तो वहीं पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होता है ना, वो बताता है कौन अपॉइंट होगा एज अ स्पेशल कोर्ट। समझे क्या। हाँ सर। सर, स्पेशल कोर्ट सारे ट्रायल सुनता है, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है, बस सुन के रख लो। स्पेशल कोर्ट सारे ट्रायल सुनता है, लेकिन सेक्शन 452 वाले ट्रायल नहीं सुनता। तो मैं ये कह रहा था सर, जो आपका स्पेशल कोर्ट होता है ना, स्पेशल कोर्ट आपकी सारी बातें सुन लेगा, सारे ऑफेंसेस सुन लेगा, लेकिन 452 वाला जो ट्रायल है ना, 452 वाला ट्रायल, विथहोल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी वाला, रॉन्गफुल विथहोल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी वाला, वो वाली बातें नहीं सुनेगा स्पेशल कोर्ट। सर, ये क्या हो गया, आपका सेक्शन 435 हो गया। उसके बाद 436 क्या है, ऑफेंसेस ट्रायलेबल बाय द स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट कौन कौन से ऑफेंस ट्राई कर सकता है। सर सुनो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सर, स्पेशल कोर्ट कौन कौन से ऑफेंस ट्राई नहीं कर सकता है, कौन कौन सा स्पेशल कोर्ट आपके ऑफेंस को ट्राई करेगा। तो सिंपली सुनना, डिपेंड किसके पे करता है सर, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। किस पे डिपेंड करता है, कंपनी, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का है। अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में, कहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, मुंबई का है, तो मुंबई में जो स्पेशल कोर्ट है ना, उस एरिया में वो स्पेशल कोर्ट आपका ट्रायल सुनेगा। लेकिन सर, अगर मुंबई में एक से ज्यादा स्पेशल कोर्ट है तो आप वहां के हाईकोर्ट के पास जाओगे, और जो हाईकोर्ट बोलेगा जिस स्पेशल कोर्ट के पास जाने के लिए, उसके पास आप जाओगे। तो सर, आप कौन से स्पेशल कोर्ट के पास जाते हो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश इन द एरिया वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। और अगर एक से ज्यादा स्पेशल कोर्ट है तो कंसर्न हाईकोर्ट आपको बताएगा कौन से स्पेशल कोर्ट में जाना है। अब आगे मेरी बात सुनो दोस्तों, आगे मेरी बात सुनो। सर, जब आप स्पेशल कोर्ट के पास जाते हो ना, उसके पहले मान लो अगर अरेस्ट हो गया, और अरेस्ट होने के बाद मजिस्ट्रेट के पास ले गए, तो मजिस्ट्रेट अगर चाहे ना तो उसको डिटेन कर सकता है। क्या कर सकता है, डिटेन कर सकता है। कितने समय के लिए डिटेन करेगा सर, डिपेंड करता है। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो वो 15 दिन से ज्यादा डिटेन नहीं कर सकता, पर अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है ना, तो ये आपका 7 दिन से ज्यादा क्या नहीं कर सकता, डिटेन नहीं कर सकता। तो मैंने क्या कहा सर, सुनो, पर्सन हु इज अक्यूज्ड और सस्पेक्टेड ऑफ कमिटिंग ऑफेंस इज फॉरवर्डेड टू मजिस्ट्रेट। जिसके ऊपर लग रहा है ऑफेंस क्या है, ये मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है डिटेंशन का, लेकिन 15 दिन से ज्यादा नहीं दे सकता जुडिशियल है तो, और 7 दिन से ज्यादा नहीं दे सकता एग्जीक्यूटिव होता है। लेकिन
When magistrate believes detention is not necessary, अगर उसको लगता है डिटेंशन नेसेसरी नहीं है तो सीधा सीधा क्या करेगा, स्पेशल कोर्ट के पास भेज देगा। उसके बाद सर मैंने क्या कहा, सर स्पेशल कोर्ट के पास पुलिस का अगर रिपोर्ट आएगा, अगर पुलिस के रिपोर्ट पे उसको अगर रिक्वेस्ट आया कॉग्निजेंस लेने का, तो वो कॉग्निजेंस ले लेगा, लेकिन सर विदाउट द अक्यूज बीइंग कमिटेड टू द ट्रायल। दोस्तों देखो ये कॉन्सेप्ट डिटेल में अपन ने क्लास में समझा है, पर कॉन्सेप्ट बेसिकली कहता क्या है सर, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर स्पेशल कोर्ट जो है ना, अगर मान लो बहुत सारे स्पेशल कोर्ट है, अगर मान लो मैं किसी को पकड़ करके मैं लेके चला गया उड़ीसा के स्पेशल कोर्ट पे, पर कायदे से मेरे को लेके जाना चाहिए था मुंबई के स्पेशल कोर्ट में, तो उड़ीसा वाला स्पेशल कोर्ट एक बार कॉग्निजेंस ले लेगा, लेकिन ट्रायल के लिए नहीं उसको कमिट करेगा। बोलेगा ट्रायल तेरा कहां पे होगा, तेरा भले मुंबई में होगा, पर हम अभी क्या ले रहे कॉग्निजेंस। तो स्पेशल कोर्ट को अगर पुलिस कंप्लेन करेगा ना, पुलिस रिपोर्ट मिलेगा ना, तो वो कॉग्निजेंस ले लेगा। उसके बाद सर समरी ट्रायल को इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, क्या है समरी ट्रायल सर, सुनना, समरी ट्रायल यानी कि शॉर्टकट। इन्होंने क्या कहा सुनो पे, अगर तुम्हारा इंप्रिजनमेंट 3 साल से कम होने वाला है लॉ के हिसाब से, और जो स्पेशल कोर्ट है वो 1 साल से कम की सजा सुनाने वाला है, लॉ कहता है 3 साल मैक्सिमम दे सकते हो, स्पेशल कोर्ट 1 साल से ज्यादा देने की इच्छा नहीं रखता, दोनों कंडीशन अगर मीट होंगे ना, तो आप समरी ट्रायल में जा सकते हो। किस में जा सकते हो, समरी ट्रायल में जा सकते हो। लेकिन सर समरी ट्रायल शुरू हो गया, उसके आगे चल करके अगर स्पेशल कोर्ट को दोनों में से कोई एक चीज लगी, क्या पहला, अगर उसको लगा नहीं यार 1 साल के पनिशमेंट में काम नहीं चलेगा, हमको 1 साल से ज्यादा का पनिशमेंट देना पड़ेगा, या अगर उसको लगा कि इट इज अनडिजायरेबल टू डू समरी ट्रायल करना एकदम ही वाहियात है, तो ये दोनों भी केस में क्या होगा, आप समरी ट्रायल को रद्द कर देंगे और आप रेगुलर ट्रायल शुरू कर देंगे। आप क्या कर देंगे, रेगुलर ट्रायल शुरू कर देंगे। तो लॉ ने क्या कहा, मेरी बात सुनो, लॉ ने क्या कहा, दो तरीके से आपका स्पेशल, दो कंडीशन मीट होने चाहिए लॉ के हिसाब से। 3 साल मैक्सिमम है, भले 3 साल मैक्सिमम है, तो आप तो 3 साल की भी सजा सुना सकते हो ना। अगर 3 साल की सजा सुनाने वाले हो ना, समरी में गेम मत खेलो। अगर तुम मैक्सिमम 1 साल की सजा सुनाने का इरादा रखते हो, तो आप समरी ट्रायल करोगे। सर समरी ट्रायल अगर अगर लगा नहीं 1 साल से ज्यादा का सजा सुनाना है, या अगर लगा कि अनडिजायरेबल है, तो उस केस में आप समरी ट्रायल नहीं करोगे। सर उसके बाद सेक्शन 437 क्या है, सर देखो आपका समरी ट्रायल कहां पे हुआ, स्पेशल कोर्ट में, तो स्पेशल कोर्ट का अपील कहां पे जाएगा सर, हाई कोर्ट में। कहां पे जाएगा, हाई कोर्ट में। जैसे कि आपका स्पेशल कोर्ट जो है ना, कोर्ट ऑफ सेशन है, कोर्ट ऑफ सेशन मान के उसको हाई कोर्ट में अपील लेकर के चले जाओगे सर। उसके बाद सर एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ टू द प्रोसीडिंग, सर जो आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है ना, वही स्पेशल कोर्ट के प्रोसीडिंग को भी लगेगा। मतलब स्पेशल कोर्ट को कोर्ट ऑफ सेशन माना जाएगा, स्पेशल कोर्ट के कंडक्ट में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लगेगा, और जो स्पेशल कोर्ट का पर्सन जो कंडक्ट कर रहा है ना प्रोसिक्यूशन, उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी माना जाएगा। मतलब इन्होंने पूरा कोर्ट का दर्जा दे दिया, भाई बोले तो कोर्ट है, अब से तो कोर्ट है। उसके बाद से 439 इंपॉर्टेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ऑफेंस टू बी नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल मतलब बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते। सर देखो बड़े बड़े क्राइम में अरेस्ट वारंट नहीं लगता, बिना वारंट अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकते हो, जैसे मर्डर हो गया, रेप केसेस हो गए, या फिर कोई और केसेस हो गया। अदरवाइज बाकी नॉर्मल केसेस नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, मतलब पहले अरेस्ट वारंट लेके आओ, फिर ही आप अरेस्ट करके लेके जाना। तो सर यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल मतलब क्या है, आपको पहले अरेस्ट वारंट लगेगा। तो सर इन्होंने बोला कंपनीज एक्ट में जितने भी ऑफेंसेस है ना, सारे नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, पर एक एक्सेप्शन है दोस्त, एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, कि अगर 212 सब सेक्शन 6, ये कौन सा वाला है सर, एसएफआई फ्रॉड वाला, अगर एसएफआई फ्रॉड वाला अगर ऑफेंस है ना, तो फिर आपको कॉग्निजेबल माना जाएगा। उसके अलावा सारे ऑफेंस क्या है कंपनीज एक्ट के अंदर, नॉन कॉग्निजेबल माने जाते हैं। अब सर सुनो ना, कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस। सर कोर्ट कौन कौन सी चीजों का कॉग्निजेंस लेगा, कंपनीज एक्ट के अंदर क्या होगा और बाकी एक्ट के अंदर। सुनना सर, कोर्ट कॉग्निजेंस ले रहा है, मतलब क्या, कोर्ट इस ऑफेंस को रिकॉर्ड कर रहा है। सर कब रिकॉर्ड करेगा, अगर सर कंपनीज एक्ट के अंदर है ना, तो रिटन रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है रजिस्ट्रार से, शेयर होल्डर से, मेंबर से, या फिर कोई भी पर्सन जिसको सीजी ने ऑथराइज किया है, ये लोग जा रहे हैं कोर्ट में, तो कोर्ट अपना केस नोट कर लेगा। पर सर उसके अलावा अगर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज का केस है, या डिविडेंड के नॉन पेमेंट का केस है, तो सर रिटन कंप्लेंट कौन फाइल करेगा, कोई भी सेबी ऑथराइज्ड पर्सन फाइल करेगा, तभी जाके कोर्ट में केस दर्ज होगा। सर लॉ ने क्या कहा सुनो, अगर कोई भी कंपनीज एक्ट का ऑफेंस है ना राजा, तो उस केस में रिटन कंप्लेंट कौन फाइल करेगा, रजिस्ट्रार, शेयर होल्डर, मेंबर, या फिर उसके अलावा कोई भी सीजी ऑथराइज्ड पर्सन। पर अगर मेरी बात ध्यान से सुनो, पर अगर सर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज का केस है, ये डिविडेंड के नॉन पेमेंट का केस है, तो केस कौन फाइल करेगा, आपका सेबी फाइल करेगा। क्या आप मेरे साथ बने हुए हैं, अरे आर यू विथ मी, ये सर ये आपका 2 प्रोविजन हो गया। उसके अलावा सर ये जो प्रोविजन अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, इट शैल नॉट अप्लाई टू प्रोसिक्यूशन बाय अ कंपनी ऑफ एनी ऑफ इट्स ऑफिसर। अगर एक कंपनी अपने प्रोसिक्यूशन बाय कंपनी ऑफ एनी ऑफ इट्स ऑफिसर, अगर कंपनी अपने ही किसी ऑफिसर का प्रोसिक्यूशन कर रही है, तो ऊपर वाला ये कंडीशन नहीं लगेगा। और दूसरा, अगर लिक्विडेटर कोई हरकत कर रहा है ना, तो ऊपर वाला कंडीशन नहीं लगेगा। सर दो केस में, कंपनी अपने ही ऑफिसर की बजा रहा है या लिक्विडेटर कंपनी की बजा रहा है, कोई किसी की बजा रहा है ना, तो ऊपर के दो कंडीशन नहीं लगेंगे। पर अदरवाइज हमने क्या बोला, हर किसी के जाने पे कोर्ट नहीं सुनेगा, या तो रजिस्ट्रार चले जाओ, या फिर शेयर होल्डर चले जाओ, या मेंबर चले जाओ, या फिर कोई भी पर्सन जिसको सीजी ने ऑथराइज किया तुम चले जाओ, उसके अलावा कोई और नहीं जा सकता। उसके बाद सर इन्होंने क्या लिखा, द प्रेजेंस ऑफ रजिस्ट्रार और सीजी ऑथराइज्ड पर्सन
बिफोर द कोर्ट ट्राइंग द ऑफेंस शैल नॉट बी नेसेसरी, मतलब तुमने जाके अगर कोर्ट में रजिस्टर करवाया ना तो तुम्हारा प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है जब तक कोर्ट तुम्हारा पर्सनल अटेंडेंस ना मांगे। अगर कोर्ट तुमसे पर्सनल अटेंडेंस मांग रहा है तो जाके दे दो, बट अदरवाइज आपको पर्सनल अटेंशन देने की कोई जरूरत नहीं है। पर्सनल अटेंशन नहीं दे, पर्सनल अटेंडेंस अटेंशन तो दो कम से कम, ताकि ध्यान रहे क्या गलत बोल रहा हूं मैं सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मेरी बात सुनो। सेक्शन नंबर 442, बच्चों वाली बात है, बच्चों वाली बात है। तुम तो आर्बिट्रेशन पढ़ के बैठे हो, ये तो बच्चों वाली बात है सर। ये कहते हैं एमसीपी, गाली नहीं है मेरे भाई। एमसीपी क्या है? मीडिएशन एंड कंसिलिएशन पैनल। सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद का एक पैनल बना के रखा है, उस पैनल में कुछ लोगों को ऑलरेडी बैठा के रखे। अब सर ये पैनल के पास ना आपका केस या तो रेफर भी किया जा सकता है, कि मान लो आप गए अथॉरिटी के पास। सर अथॉरिटी कौन हो गया? अथॉरिटी आपका हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर ट्राइब्यूनल या फिर एनसीएलएटी। एनसीएलएटी ये सारे लोग क्या हो गए सर? ये लोग अथॉरिटी हो गए। अथॉरिटी के पास अगर केस गया है ना तो अथॉरिटी सुओ मोटू मतलब खुद से भी जाकर के रेफर कर सकता है केस एमसीपी को, या आपके रिक्वेस्ट करने पे भी केस एमसीपी को रेफर हुआ जा सकता है। अब सर एमसीपी अपना पूरा हियरिंग करेगा। सर एमसीपी को ना 3 महीने का टाइम मिलता है, 3 महीने के अंदर उसको अपना रिकमेंडेशन बनाना है और फाइनल रिकमेंडेशन अथॉरिटी को देना है, और अथॉरिटी उसके बेसिस रिकमेंडेशन के बेसिस पे अपना फाइनल डिसीजन लेगा। पर सर सुनो ना मेरी बात, अगर कोई भी पर्सन अग्रीव्ड है ना इस रिकमेंडेशन से जो एमसीपी ने दिया, तो वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है टू द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी। क्या फाइल कर सकता है? ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनना सर, यहां पे इन्होंने क्या कहा, एक पैनल बना हुआ है। ये पैनल किसने बनाया ऑलरेडी? सर पैनल ऑलरेडी सीजी ने बनाया है। दिस इज फॉर व्हाट? फॉर मीडिएशन बिटवीन द पार्टीज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग। कब हो रहा है सर? ड्यूरिंग द पेंडेंसी। आपका प्रोसीडिंग पेंडिंग होना चाहिए ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग। और दूसरा सर इन्होंने क्या कहा, एनी ऑफ द पार्टीज एट एनी टाइम में अप्रोच द अथॉरिटी और द अथॉरिटी में सुओ मोटू रेफर द मैटर। या तो तुम पार्टी के पास, या तो तुम अथॉरिटी के पास आ जाना, या अथॉरिटी रेफर कर देगा तुमको किधर जाने के लिए? अथॉरिटी रेफर कर देगा तुमको एमसीपी के पास जाने के लिए। सर एमसीपी 3 महीने का टाइम लेगा, अपना रिकमेंडेशन देगा। उसके रिकमेंडेशन से अगर कोई अग्रीव्ड है तो अग्रीव्ड पर्सन किसके पास जा सकता है? सर अग्रीव्ड पर्सन क्या कर सकता है? अथॉरिटी को कंप्लेंट फाइल करेगा या ऑब्जेक्शन रेज करेगा। सर एक तरफ से रिकमेंडेशन दिया, दूसरी तरफ से तुम अपना ऑब्जेक्शन भेज दो। समझे? अरे डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? यस सर। सर आगे बढ़ते हैं। 443 444 तुम पढ़ लेना, बकवास है एकदम। 440 बकवास नहीं है, बकवास किसने बोला? पागल है ओ भाई साहब। आईसीआई देख लेगा, सुन लेगा, मजाक हो जाएंगे हमारे साथ। सर कुछ नहीं, आप आराम से घर में पढ़ लेना, बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन है। समझ रहे हो ना तुम? ठीक है आगे बढ़ते हैं। सर सुनो, कॉम्पनसेशन फॉर एक्विजिशन विद द रीजनेबल कॉज। सर कॉम्पनसेशन फॉर एक्विजिशन विदाउट रीजनेबल कॉज, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 250 शैल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। सर कंपनीज एक्ट का 250 नहीं है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। तुमको पढ़ने की इच्छा हो रही है क्या? बोलो। तुमको सिलेबस में कमी पड़ रही है क्या? बोले हाय राम मेरे को तो पढ़ाई कम हो रहा है, मेरे को थोड़ा सा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी बता दो। आई वांट टू डू इन डेप्थ कवरेज। चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो मेरी बात सर, उसके बाद मैंने इन डेप्थ कवरेज वाले, तुमने अभी तक तो चैप्टर तो पढ़ा नहीं था। बोले सर का वीडियो नहीं आया, मैं पढ़ूंगा नहीं, सर को टेलीग्राम पे मैसेज करता रहता हूँ। अभी तुमको इन डेप्थ करना है? मजाक करो। मेरी बात सुनो सर, मैंने क्या कहा, एप्लीकेशन ऑफ फाइल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक कंपनी ने फाइल्स कलेक्ट किया, अगर कंपनी ने क्या, अगर आपने फाइन का पेमेंट किया, फाइन सर अब हम आ गए फाइन पे। मेरी बात सुनो, अगर आपने फाइन का पेमेंट किया, वो फाइन का यूटिलाइजेशन क्या होगा? दो चीजों के लिए लॉ ने यूटिलाइजेशन बोल रखा है। फाइन शैल बी अप्लाइड टुवर्ड्स, सबसे पहला पेमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग। जो भी आपकी प्रोसीडिंग्स की कॉस्ट है ना, उसके पेमेंट में एक तो यूज हो जाएगा, और दूसरा जिस बंदे ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, जिसके वजह से ये पैसे मिले, उस बंदे ने जिसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी उसको भी तो देना पड़ेगा। तो सर कॉस्ट और रिवॉर्ड, इन्होंने दो चीज के लिए यूज किया है पैसा, एक तो कॉस्ट के लिए और दूसरा रिवॉर्ड के लिए। कॉस्ट क्या हो गया सर? जो आपका इन्वेस्टिगेशन का कॉस्ट है। और रिवॉर्ड क्या हो गया? रिवॉर्ड जो आपका प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट करवाने के लिए जिसने इंफॉर्मेशन दिया था। उसके बाद सर 446 ए भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये 446 था, 446 ए सुनो। 446 ए क्या है सर? जब भी आप किसी पे फाइन लगाते हो या पनिशमेंट डिसाइड करते हो, तो पनिशमेंट फाइन या इंप्रिजनमेंट हो, ये पनिशमेंट डिसाइड कैसे होता है सर? ये पनिशमेंट डिसाइड होता है डिपेंडिंग ऑन 5 फैक्टर्स। सर 5 फैक्टर्स मैंने आपको क्लास में याद करवाया था। सर का नेचर कैसा है? सर का नेचर, एस साइज ऑफ द कंपनी, आई क्या है सर? आई हो गया आपका इंजरी टू द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक को कितना ठेस पहुंचा था। आर क्या हो गया? रेपिटेशन ऑफ द डिफॉल्ट, कितनी बार डिफॉल्ट कर रहे हो। और नेचर में सर दो नेचर था, नेचर ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय द कंपनी, नेचर ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय द कंपनी, और नेचर ऑफ द डिफॉल्ट, क्या बिजनेस कर रहे थे और क्या डिफॉल्ट हुआ। ये पांचों फैक्टर पे डिपेंड करता है सर कि आपका डिफॉल्ट का आपका पनिशमेंट या फाइन या पेनल्टी कितना होगा, फाइन या इंप्रिजनमेंट कितना होगा। उसके बाद सर ध्यान से सुनो, 4 कंपनीज के लिए ना हमने बोला है लेसर पेनल्टी है। 4 कंपनी, 1% कंपनी, आपका स्टार्टअप कंपनी, आपका प्रोड्यूसर कंपनी, 1% कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, स्मॉल कंपनी। सर ये 4 कंपनी है, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी। ये 4 कंपनी के लिए हमने बोला लेसर पेनल्टी। मतलब क्या? तुम लोगों ने ना पेनल्टी
पेनल्टी आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आधा। वो भी मैक्सिमम एक लिमिट देंगे सर, मैक्सिमम लिमिट होगा कंपनी के केस में 2 लाख रुपए और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के केस में 1 लाख रुपए। इतने चिंदी पेनल्टी बोले, एक तो पेनल्टी आधा कर देना और साथ साथ में मैक्सिमम भी हमने दे दिया। मतलब सर इनको कभी 2 लाख से ज्यादा और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 1 लाख से ज्यादा पेनल्टी लग ही नहीं सकता, चाहे तुम कांड कितना ही बड़ा। कांड बोला मैंने राजा, क्या बोला? कांड। कांड किससे शुरू होता है? के से। के बोला मैंने, कांड से। कांड जितना भी बड़ा करना, पैसा तो तुमको 2 लाख रुपए कंपनी को और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 1 लाख रुपए ही देना पड़ेगा। और सर उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं, एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज पे। सर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है, फाइन में और पेनल्टी में फर्क क्या होता है? सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइन एंड पेनल्टी? प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। फाइन वो होता है सर जो कोर्ट लगाता है, जैसे स्पेशल कोर्ट हो गया, वो फाइन लगा रहा है, मतलब उसमें क्या होता है? एडजुडिकेशन होता है, पूरा एक दूसरे की बातें सुनी जाती है और उसके बाद फाइन लगाया जाता है, मतलब टाइम लगता है। पेनल्टी क्या होता है सर? सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो आपको घर में नोटिस आ जाती है पेनल्टी की। सर ये पेनल्टी भेजने के लिए कोर्ट में बात हुई थी क्या? नहीं, किसी को तो अथॉरिटी दे रखी है ना, इन्होंने इनकम टैक्स अथॉरिटीज को पावर दे रखा है, तो पेनल्टी भेज देना। तो पेनल्टी क्या होता है? वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे या सेबी, आरबीआई, ये लोग सब अपने लेवल पे कर लेते हैं। तो सर वैसे ही कंपनीज एक्ट में भी बहुत सारे पेनल्टीज है, कुछ तो आरओसी लगा देवे, कुछ तो ट्राइब्यूनल खुद लगा देवे। तो ये सारे जो पेनल्टीज लग रहे हैं ना, ये कौन लगा रहा है और उसके ऊपर अपील कहां पे जाएगा? सर ध्यान से सुनना। सर मैंने ना एक बार पहले आपको रीड करवा देता हूं, फिर बाजू में एक चार्ट भी बना है वो भी पढ़वा दूंगा। सर इन्होंने क्या कहा सुनो, पेनल्टीज एडजुडिकेट कौन करेगा? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। सर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन होगा? कम से कम रजिस्ट्रार लेवल का तो बंदा होना चाहिए, और सीजी डिसाइड करेगा कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन बनेगा। इस बार एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन बन रहा है? रजिस्ट्रार या उसके ऊपर का बंदा, मतलब रीजनल डायरेक्टर भी बन सकता है। सर मिनिमम रजिस्ट्रार होना चाहिए। अब सर वो क्या करेगा? वो आप पे पेनल्टी भी लगा सकता है या आपको रिक्वायर कर सकता है टू रेक्टिफाई द डिफॉल्ट। डिफॉल्ट सुधारने के लिए भी आपको बोल सकता है, पेनल्टी लगाएगा, डिफॉल्ट सुधरवाएगा। उसके बाद सर इन्होंने क्या लिखा, मेरी बात ध्यान से सुनो। सर अगर सेक्शन 92 या 137 का नॉन कंप्लायंस हुआ है, 92 क्या है? एनुअल रिटर्न, 137 क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये दोनों में से किसी का अगर नॉन कंप्लायंस हुआ है ना, तो जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होगा वो आपको नोटिस भेजेगा। नोटिस के 30 दिन के अंदर अगर तुमने क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दी ना अपनी गलती को, तो लॉ ने कहा कोई पेनल्टी इंपोज नहीं करेंगे तेरे पे, और तेरे पे कोई भी प्रोसिक्यूशन शुरू नहीं होगा। ऑल द प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। हमने बोला यार हम चाहते हैं कि तू कंप्लायंस कर ले, तेरे पे लड़ाई बड़ाई करके हमारा कोई फायदा नहीं होना। अगर तेरे को नोटिस आया 30 दिन के अंदर जमा कर देगा तो सारे खून माफ। ठीक है, उसके बाद सर आगे की बात क्या है? सिंपल सा पेनल्टी का प्रोसेस समझना। हमने एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को पावर दे दिया। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या करेगा? वो सर एक शो कॉज नोटिस भेजेगा ईमेल में, ईमेल में भेजेगा सर, और उसको क्या बोलेगा, तू बता तेरे पे पेनल्टी क्यों नहीं लगनी चाहिए बहन भाई साहब। ठीक है, मौत को ऐसे टक से छूके वापस आ गए। इस बार तो टक से छूके वापस नहीं आ पा रहे थे, पर रुक गया मैं। सर मैंने क्या बोला, शो कॉज नोटिस दे दे। मैं ऐसे मजाक करता हूं ताकि तुम्हारा ध्यान बने रहे, तुम अचानक से ऐसे हो जाओ क्या बोला क्या बोला। ऐसे बुरा आदमी नहीं हूं मैं, मेरी बात सुनो। मैंने क्या कहा सर, मैं दिल्ली से भी नहीं हूं, मेरी बात सुनो। सर मैंने क्या कहा, शो कॉज नोटिस भेजोगे आप। शो कॉज नोटिस कैसे भेजोगे आप? ईमेल में भेजोगे कंपनी को, और कंपनी को बोलोगे कंपनी तू बता, ऑफिसर इन डिफॉल्ट तू बता, तुम पे पेनल्टी लगानी क्यों नहीं चाहिए। सर ये जो शो कॉज नोटिस होगा ना, उसमें आप टाइम दोगे, मिनिमम 15 दिन का टाइम दोगे, मैक्सिमम 30 दिन का टाइम दोगे। इतने समय में उसको रिप्लाई करना होगा। पर सर अगर रिप्लाई नहीं किया और सफिशिएंट कॉज अगर रहा ना, तो तुम 15 दिन का एक्सटेंशन भी दे दोगे। कितना दे दोगे? 15 दिन का एक्सटेंशन दे दोगे। उसके बाद इन्होंने क्या कहा सर, शो कॉज नोटिस में क्लियरली आप दो चीजें बता देना कि तूने क्या कांड किया है, व्हाट इज योर नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस, और इसमें क्या पीनल प्रोविजन है, मैक्सिमम कितनी पेनल्टी लगती है ये भी बता देना। तू बता देना व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस, एलिस टू हैव बीन कमिटेड, तू अटेंशन लाना पीनल प्रोविजन की तरफ, और मैक्सिमम पेनल्टी। तीन चीजें बता देना सर, नेचर, पीनल प्रोविजन क्या है, मैक्सिमम पेनल्टी कितना लग सकता है, ये तीनों चीजें बता देना सर। उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनो सर, अगर आपको रिप्लाई आया, इफ कंसिडरिंग द रिप्लाई अबव, इफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन, एओ, एओ कौन सर, एओ कौन, अरे एओ कौन, एओ सर वही जो रजिस्ट्रार के ऊपर का बंदा है, रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के ऊपर का बंदा है। उसको अगर लगता है फिजिकल अपीयरेंस चाहिए, मेरे को चाहिए तुम आके फेस टू फेस मुलाकात करो, तो तुम नोटिस दोगे। और सर नोटिस कितने दिन के अंदर दोगे? इशू नोटिस करोगे विद इन 10 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ द रिप्लाई फिक्सिंग अ डेट फॉर अपीयरेंस। तुम क्या करोगे सर, तुमने नोटिस भेजा, उसका रिप्लाई आया, रिप्लाई आने के 10 दिन के अंदर अंदर तुम क्या करोगे, तुम उसका फिजिकल अपीयरेंस बुलवा लोगे। और उसके बाद सर, उसके बाद आपका रेसिपिएंट अगर चाहे ना ओरल करना रिप्रेजेंटेशन, तो वो ओरल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकता है, एओ अलाउ करेगा। सर उसके बाद एओ क्या करेगा, पास करेगा कोई ऑर्डर। क्या ऑर्डर पास करेगा सर? देखो अगर आपने शो कॉज नोटिस भेजा और उसके बाद फिजिकल अपीयरेंस की कोई जरूरत नहीं थी, तो तुम ऑर्डर 30 दिन के अंदर पास करोगे। 30 दिन कब से शुरू होगा सर? फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द टाइम टू रिप्लाई टू द एससीएन। जिस दिन शो कॉज नोटिस का रिप्लाई करने का लास्ट डे था, उससे 30 दिन के अंदर। पर अगर तुमने फिजिकल अपीयरेंस मांगा ना, तो जिस दिन तुमने नोटिस इशू किया उसके 90 डेज के अंदर। सर 90 डेज कहां से है? ध्यान से देखो, 30 दिन कहां से? 90 डेज इज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द नोटिस, 30 डेज इज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द रिप्लाई, एक्सपायरी ऑफ द
रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस, पर यहाँ पे 30 दिन कब से, डेट ऑफ इश्यूज है। उसके बाद सर इन्होंने क्या कहा, अगर तुम ऑर्डर करने में डिले कर रहे हो ना, रीजंस बताना, लेकिन तुम्हारे डिले करने से तुम्हारा ऑर्डर इनवैलिड कभी भी नहीं हो जाता। एओ है वो, समझा ना, होशियारी नहीं मार। उसके बाद इन्होंने क्या कहा सर, ऑर्डर शैल बी साइंड ड्यूली डेटेड एंड साइंड बाय एओ एंड शेयर द रीजंस फॉर रिक्वायरिंग फिजिकल अपीयरेंस, उसमें रीजंस बताना। उसके बाद सर एओ जो है ना, उस ऑर्डर का कॉपी कंपनी ऑफिसर इन डिफॉल्ट सबको भेजेगा और वेबसाइट में भी डालेगा। और सर एओ का पावर क्या होगा, सर एओ का दो पावर दे रखा है हमने कि तू समन एंड एनफोर्स अटेंडेंस, तू जबरदस्ती अटेंडेंस बुलवा सकता है। और दूसरा क्या लिखा सर, ऑर्डर फॉर एविडेंस और टू प्रोड्यूस एनी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, तुम क्या बोलोगे, डॉक्यूमेंट्स तुमको देना ही पड़ेगा, तुम इस तरह की बातें कर सकते हो, तुम ऑर्डर फॉर एविडेंस कर सकते हो। उसके बाद सर सुनो ना, हमने बोला नोटिस में रिप्लाई कर पेनल्टी क्यों नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद भी अगर उसने रिप्लाई नहीं कहा ना, उसने अगर फेलियर टू रिप्लाई किया या रिफ्यूज टू अपीयर कर दिया ना, तो सर हम उस पे क्या लगाएंगे, हम उस पे लगाएंगे पेनल्टी। क्या चीजें कंसीडर करके सर, 446 ए वाले फैक्टर कंसीडर करके, दूसरा उसको कितना गेन हुआ, ये सामने वाले को कितना लॉस हुआ, ये सारे फैक्टर करते हुए हम क्या करेंगे, उस पे पेनल्टी लगाएंगे। और ये जो पेनल्टी है सर, ये चला जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, कट्ठा जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में घुस जाएगा सर। उसके बाद ये पूरा प्रोविजन जो हमने पढ़ा, अभी मैं आपको चार्ट से पढ़वा रहा हूं, पर सर एक बार मेरे तरफ देखो, एक बार मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखा कर, जब मैं बात करता हूं, मैं वो लौंडा हूं जो तेरे साथ पढ़ता हूं। मेरी बात सुनो सर, मैंने क्या कहा, मैं एओ मैं नोटिस भेजूंगा, 15 से 30 दिन का टाइम दूंगा, 15 दिन का एक्सटेंशन दे सकता हूं। रिप्लाई करेगा, मेरे को लगता है फिजिकल अपीयरेंस चाहिए तो 10 दिन के अंदर फिजिकल अपीयरेंस भी मंगवा सकता हूं, 10 वर्किंग डेज के अंदर। 10 वर्किंग डेज कब से काउंट हो रहा है सर, ये देखो 10 वर्किंग डेज कब से काउंट हो रहा है आपका, 10 वर्किंग डेज इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द रिप्लाई, जिस दिन रिप्लाई आया। सर अगर रिप्लाई नहीं आया तो, अगर रिप्लाई नहीं आया, सामने वाला नोटिस का रिप्लाई नहीं कर रहा, तो क्या उसको अपीयरेंस के लिए बुलाएगा, वो तो वैसे भी नहीं आने वाला। तो सर देखो, अगर फिजिकल अपीयरेंस चाहिए तो 10 दिन के अंदर बुलाओ, और जो भी हो जाए, जिस दिन तुमने नोटिस इशू किया था ना, उसके 90 दिन के अंदर तुम अपना डिसीजन सुना दो। पर अगर तुमको अगर फिजिकल अपीयरेंस नहीं चाहिए ना, तो जिस दिन नोटिस का रिप्लाई आ गया, उसके 30 दिन के अंदर तुम अपना ऑर्डर सुना दो। उसके बाद सर ऑर्डर आप सबको भेजोगे अपना, और आपका पावर क्या है, और अगर रिप्लाई नहीं आया तो आप क्या चार्जेस लगाओगे, ये सारी चीजें लिखिए, और पैसा कहां चला जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। उसके बाद सर एओ के ऑर्डर से नाराज हो गया इंसान, तो नाराज हो गया ना, तो 60 डेज के अंदर आप जाकर के अपील फाइल कर लेना। कितने दिन के अंदर जाकर के, 60 डेज के अंदर अपील किसके पास जा रहे हो सर, रीजनल डायरेक्टर के ऊपर। आरओसी का पप्पा कौन, रीजनल डायरेक्टर, उसके पास जाकर के आप एओ का ऑर्डर जमा कर देना 60 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद सर रीजनल डायरेक्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। उसके बाद सर 3 चीजें कर सकता है अपील में, क्या 3 चीजें होती है सर, या तो वो कंफर्म करेगा, या मॉडिफाई करेगा, या सेट असाइड। कंफर्म मतलब ओके ओके, एओ का ऑर्डर अप्रूव कर दिया। दूसरा क्या हो गया, मॉडिफाई मतलब वो थोड़े से चेंजेस कर देगा। और सेट असाइड मतलब क्या, पूरा ही कैंसिल कर देगा, का क्या फालतू ऑर्डर पास किया, नया ऑर्डर मैं पास करूंगा। सर अब आप अगर आप एओ के या आरडी के ऑर्डर से कंप्लाई करने में रह गए 90 डेज के अंदर, तो क्या लगेगा सर आपको, कंपनी को 25,000 से 5 लाख रुपए, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 6 महीने तक का जेल, और 25,000 से, ये 51 लाख नहीं है सर, ये 1 लाख है, कोई सगुन का 51 लाख नहीं है, ये 1 लाख रुपए, 6 महीने तक का जेल होगा, या फिर आपको 25,000 से 1 लाख तक का फाइन लगेगा। और लास्ट प्रोविजन सर, अच्छा मैं एक बार आपको पहले चार्ट से बता देता हूं सर। देखो एडजुडिकेशन का प्रोसेस, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शो कॉज नोटिस भेजेगा कंपनी को, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को, बाकी लोगों को 15 से 30 दिन के अंदर रिप्लाई करेंगे। नहीं रिप्लाई किया तो 15 दिन के अंदर और एक्सटेंशन मिल सकता है, अगर सफिशिएंट कॉस्ट शो करे तो। सर रिप्लाई आ गया, फिजिकल अपीयरेंस की जरूरत पड़ी, तो रिप्लाई के रिसीट के 10 वर्किंग डेज के अंदर आप बोलोगे ऑथराइज्ड ऑफिसर रिप्रेजेंटेटिव को भेज दे, या ऑफिसर को भेज दे। और सर जिस दिन आपका नोटिस इशू किया था ना, उसके 90 दिन के अंदर बात खत्म हो जानी चाहिए। पर अगर फिजिकल अपीयरेंस की जरूरत थी नहीं ना, तो 30 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर पास करना पड़ेगा। अगर डिले हुआ है तो रीजन रिकॉर्ड करना, लेकिन उससे प्रोसीडिंग इनवैलिड नहीं हो जाती है। और ये जो कॉपी है ऑर्डर का, सब लोगों को भेज देना, सीजी को बता देना, और वेबसाइट में डाल देना। और फिर उसके बाद हमने पावर वगैरह पढ़ा था, और ये जो पेनल्टी का पैसा है, ये कहां पे जाता है, कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया में। उसके बाद सर लास्ट, अगर आप रिपीटेड डिफॉल्ट कर रहे हो, मतलब अगर आज ऑर्डर आया था और उसके एओ क्या आरडी का आज ऑर्डर आया था, उसके 3 साल के अंदर अगर वापस से आपने सेम टाइम सेकंड डिफॉल्ट कर दिया ना, सेम वाला डिफॉल्ट, तो लॉ कहता है अगर 3 साल के अंदर तुमने कर दिया ना, तो इस बार तुम्हारी पेनल्टी डबल हो जाएगी। पेनल्टी विल बिकम इक्वल टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द पेनल्टी, जो एक्ट में दिया गया है उसका डबल हो जाएगा लिमिट। मतलब सर अगर मान लो आपका लॉ में दिया हुआ था 3 लाख का पेनल्टी लगेगा, और आपका एक्चुअल कितना लगा, 1 लाख का पेनल्टी लगा, तो 1 लाख का 2 लाख नहीं हो जाएगा सर, आपका 3 लाख का लिमिट 6 लाख का हो जाएगा। 6 लाख में आप जो भी आपको एडजुडिकेट करना है आप कर लो। पर सर ये 3 साल कब से काउंट हो रहा है, जिस दिन आपने कांड किया था, नहीं, जिस दिन एओ का, या अगर एओ का अपील किया था आरडी के पास, तो आरडी का जब भी ऑर्डर आया तब ये कांड है, इसको गिना जाएगा। सर ये आपका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन था आपकी कंपाउंडिंग और ऑफेंसेस चैप्टर का। सर बहुत डिटेल में करवा दिया मैंने नहीं करते हुए, पर अगर आपको रिवीजन समझ आया, पसंद आया, अगर आपने यहां तक देखा, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को लाइक जरूर
कर देना, क्योंकि उससे इसको रीच मिल जाती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप लोगों को बहुत इस तरह के कंटेंट मिलते रहेंगे। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट हाउ डिड यू फाइंड द वीडियो, बिकॉज योर अप्रिशिएशन इज माय मोटिवेशन। और अगर हिम्मत है किसी में तो बताना कौन 1.5x पे देख रहा था, क्योंकि यूजुअली लोग इसको 1x पे लेक्चर्स देखते हैं। चलो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, आई सी यू ऑल, दिस इज सी एच शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ।